हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी जेल वार्डन फायरमैन के लिए, उसके लिए हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की सभी, जैसे रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, सभी के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे। 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना मिलेंगे हमारे इस चैनल पर, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और काफ़ी हद तक अच्छी हो सके और अब तैयारी में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो यहाँ पर हम 4 प्रैक्टिस सेट रोज़ाना आपको देने की कोशिश करेंगे। पहला आपका जो है प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, एक आपको मिलेगा रीजनिंग का, पहला आपको मिलेगा रीजनिंग का, और यहाँ पर हिंदी, यूपी जी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी या यूपीपी, यूपी जेल वार्डन, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, सभी के लिए यहाँ पर यूपी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और एक आपकी जो क्लास होगी वो होगी सामान्य ज्ञान जीके की। सामान्य ज्ञान जीके की सभी मिक्स्ड क्वेश्चन वहाँ पर कराए जाएंगे। तो आपको रोज़ाना 4 क्लासें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी प्रैक्टिस सेट के रूप में। 2016 में एग्ज़ाम यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए थे जेल वार्डन फायरमैन के लिए, उसका अब यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो है आई है 19 या 20 दिसंबर को एग्ज़ाम कराना संभव हुआ है। तो आपकी तैयारी पहले से ही होगी, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो सकेगी। तो यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना मिलेंगे। तो आज यहाँ पर हम पहला जो प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं वो है हिंदी का। आज 30 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर देते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कारक के भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। जैसे यहाँ पर होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, है ना। तो संबोधन, तो इसका जो हे राकेश से हे, अरे, ओ आदि जो शब्द आते हैं ना, वो संबोधन कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक। तो बिल्कुल यहाँ पर समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है मीठा होगा, मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है मिठास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको पता होगा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद में जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम के होते हैं 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर पूछा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष में जो होता है, बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है ना, बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मुझे वहाँ जाना है, मैं स्कूल जाऊँगा, हम फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो मध्यम पुरुष में जो बोलने वाला होता है जिन शब्दों को सुनने के लिए प्रयोग करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को दूसरे को कुछ बोल रहा है ना, तो वहाँ पर जैसे तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना है, आप कहाँ चले गए, ठीक ना। तो ये जो है मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो होता है, इसमें बोलने वाला ना तो अपने लिए प्रयोग करता है ना ही दूसरों के लिए कहकर, बल्कि अन्य पुरुष के लिए इशारा करता है, या तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है तीसरे व्यक्ति को कि वह विद्यालय जा रहा है।
या वे बाजार जाते हैं, या जैसे समझ लीजिए वे घर जा रहा है या वह घर जा रहा है, तो यहाँ पर जो है अन्य पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष, बोलने वाले जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है, मुझे स्कूल जाना है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें विशेषण। तो विशेषण के आप पता होगा, विशेषण के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कौन 4 भेद होते हैं? कौन कौन होते हैं? जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक एंड संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ पर ये जो होते हैं 4 विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पर पूछा मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, तो यहाँ पर कोई गुण की बात हो नहीं है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। ना ही संख्या की बात, संख्या 1 2 अगर होती तो यहाँ पर संख्या की बात भी नहीं रही। और सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं जिसमें जैसे वह, यह आदि, ऐसा ऐसे आदि का जो है प्रयोग होता है ना, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर उसकी ही बात नहीं की। तो यहाँ पर परिमाणवाचक, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिणामवाचक जिन शब्दों को तौला जा या मापा जा सके पर गिना ना जा सके, तो यहाँ पर तौला भी जा सकता है, मापा भी जा सकता है। आधा लीटर दूध है ना, तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली 4 प्रैक्टिस सेट, हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड यूपी जेके 4 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको रोजाना कराए जाएंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे वीडियो जो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। कितनी? 2 प्रकार की। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। ओके, तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया पूछे तो सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म तीनों दिए गए, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया होती है जहाँ पर कर्ता तथा क्रिया दिए गए, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कार बेच दी। यहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर बाकी सभी जो है अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 5वें का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। यहाँ पर कौन सा कृतवाच्य है? तो यहाँ पर वाच्य जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कृतवाच्य। देख, कृतवाच्य वो होते हैं जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, वहाँ पर कृतवाच्य होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला जो देगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यहाँ पर जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यहाँ पर कृतवाच्य का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया था काल जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ठीक है, तो वहाँ पर अगर भूतकालिक भेद की बात करें तो भूतकाल के भेद होते हैं 6 में आपसे बताना है कि मैं खाना खा चुका था, मतलब खाना खा चुका था, किसी कार्य को पूर्ण कर चुका था। जब पूरा किसी कार्य को कर लेते तो वहाँ पर कौन हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी, 7वें का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु आपको बताना है कंठ तालु कौन सा है? तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कंठ तालु वाला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, कंठ तालु का होता है। इसको याद करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, जो स्वरवर्णमाला होते हैं उनको याद करने की यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, ए, आए, ओ एंड आओ। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो में इसको बांट लेंगे। तो यहाँ पर सही तरीके से आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे के टी ए टी, के टी ए टी और टी ए, है ना। इसमें ए आए जो ओ आओ है ना, ओ आओ जी है आखिरी में। ठीक है, तो यहाँ पर के टी ए टी और टी ए जो आखिरी में दो होते हैं, इसमें के और इसमें भी के हम प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर बस इसको याद कर देंगे के टी ए टी और टी ए, आखिरी में जो ए आए ओ आओ में है के हम ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब होगा ये जो छोटा और बड़ा होगा ये कंठ से बोला जाएगा, ई छोटी बड़ी ये टी से, और ऊ ये ओष्ठ से, ऋषि जो हो जाएगा वो तालु से, और ए आए जो हो जाएंगे वो तालु कंठ, कंठ तालु। यही तो हमसे पूछा है, कंठ और तालु है, तो ए आए जो है दोनों क्या हो जाएंगे, कंठ तालु, और अ हो जाएंगे कंठोष्ठ, ए और के कंठोष्ठ। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो है बराबर का जो यहाँ पर दिया गया है ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। इसका जो है राइट आंसर आपको बताना। तो कि विवरण चिन्ह, तुल्यात्मक सूचक, लाघव चिन्ह और संयोजक चिन्ह। आपको पता होगा जो ये बराबर वाला हो ये किसने, तुलना के संबंध में, है ना। तुलना के संबंध में जब प्रयोग किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गौ गौ, गाय गाय एंड गोएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए जो गौ का जो सामान्य बहुवचन रूप होगा वो हो जाएगा आपका गौएं, है ना। गौएं, गौ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, गौ। अगर गाय का पूछता हो गाय का सामान्य बहुवचन क्या होगा, तो गाय का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गायें। क्या, गायें, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, वधु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लालटेन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, लालटेन शब्द है। तो लालटेन आपको पता होगा, ना तो तत्सम है ना तद्भय निर्देशज। ये लालटेन जो है क्या है, विदेशज शब्द है। कौन सा, विदेशज। ऑप्शन नंबर डी, 12वें का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, अभिकारी शब्द क्या होता है। अभिकारी शब्द क्या होता है। देखिए अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और कारक, इनके अनुसार यहाँ पर जब कोई परिवर्तन है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। तो अभिकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, अव्यय। कौन सा, अव्यय शब्द। तो अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। पहला तो होता है आपका क्रिया विशेषण, नोट डाउन कर लीजिएगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक। अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्यय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेमेल को चुनिए। पहला क्वेश्चन है सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान। तो यहाँ पर बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद्र के क्या हैं, उपन्यास। उपन्यास किसके हैं, प्रेमचंद के, मुंशी प्रेमचंद के। और जो चंद्रकांता है ये देवकीनंदन खत्री
का उपन्यास है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी चंद्रकांता बिल्कुल इससे अलग हो जाएगा या बेमेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन। तो यहाँ पर आपको पता होगा पंच का देखिए 5 भी होता है, ग्राम सरपंच भी पंच को कहते हैं, निर्णय करने वाला तो उसे भी, लेकिन पंचानन जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। पंचानन के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं जैसे शिव होता है एंड शिव सिंह होता है, प्रकांड होता है, विद्वान होते हैं, ऐसे जो है पंचानन के अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का, सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत। क्या हो जाएगा, सुजन, सुजान, प्रियजन या मेहमान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर सभी को पता है, करत करत अभ्यास ते कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुजान। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए खर का जो गधा भी होता है, तिनका भी होता है और एक राक्षस भी होता है ना। तो जो होता है बाण, बाण जो है खर शब्द का अर्थ नहीं होता है। अगर बाण शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर से तीर हो जाएगा बाण का, तोमर हो जाएगा, बिसिक हो जाएगा, है ना। तो इसके बहुत से पर्यायवाची होते हैं। तो इसका जो अलग अर्थ जो नहीं होगा वो बाण नहीं होगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षित में उपसर्ग है। सुरक्षित में उपसर्ग है, क्या है बताइए। पर, सु, उ या सी। तो आपको पता होगा जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं उस, और जो शब्द के अंत या बाद में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा है सुरक्षित में उपसर्ग, तो सुरक्षित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु, क्योंकि पहले प्रयोग हो गया है सु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है, धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में प्रत्यय है। तो बताइए, अभी आपको बताया कि प्रत्यय जो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आग, है ना, धड़ आग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का तत्सम शब्द है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मृक्षण। मक्खन का जो तत्सम होता है वो होता है, क्या होता है, मक्खन का जो तत्सम होता है वो होता है मृक्षण। क्या, मृक्षण। ऑप्शन नंबर बी 20वें का, डी 20वें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बताइए तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए वानर, बंदर, पवन या पर्य। तो आपको पता होगा तद्भव जो शब्द होते हैं, तद्भव जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आते हैं ना, उन्हें तद्भव कहते हैं। और जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत लिए गए हैं ना, हिंदी में यथावत लिए गए, वो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर तद्भव आपको पूछा, तो तद्भव बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वानर क्या है, तत्सम है, पवन तत्सम है, पर्यक तत्सम है, लेकिन जो बंदर होता है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। बंदर आपका क्या हो जाएगा,
तद्भव शब्द, तद्भव। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो षष्ठ पद का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, भ्रमर। ऑप्शन नंबर बी। अगर और षष्ठ पद के पर्यायवाची की बात करें तो षष्ठ पद के होते हैं जैसे भंवरा, मधुप, मिलिंद, है ना। तो ये सभी इसके भी और पर्यायवाची, काफ़ी सारे पर्यायवाची होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22वें का वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है ना। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर ज़्यादातर अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गणेश या इसका पर्यायवाची है, नहीं पूछता नहीं है ना। तो आदमी जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न में डालता है ना ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पहले समझना, तभी आंसर आप टिक करना। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विनायक जो होता है वो भी गणेश का पर्यायवाची होता है, एकदंत गणेश का पर्यायवाची होता है, लंबोदर गणेश का पर्यायवाची होता है, जो धनद है ना ये यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देगा दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम जो लिखा है, सर्वोत्तम भी यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं लिखा है ना। तो अगर यहाँ पर सर्वोत्तम की बात करें तो सर्वोत्तम में जो आधा ता है यहाँ पर ऐड होगा तब यहाँ पर ये सही होगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और कीर्ति नहीं कीर्ति होता है ना, कीर्ति, इस तरह से। तो यहाँ पर सॉरी इस तरह से, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सच्चिदानंद है ये यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 25वां है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइए। यहाँ पर से पहला दिया गया फूलों की सुंदर सौंदर्यता दर्शनीय है। दूसरा है यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताइए यहाँ इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसे पहले देखेंगे फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि फूलों की सौंदर्यता नहीं होती है, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है ना। सौंदर्य अगर होता तो वहाँ पर सही होता, तो ये पहला वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा बात की बात करते हैं तो दूसरा है यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, तो ये भी यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। इसका जो सही हो जाएगा जैसे यहाँ पर होता है यहाँ भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है, भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है, तो यहाँ पर सही होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देगा उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो यहाँ पर देखिए मृत्युदंड की सजा, तो मृत्युदंड एक सजा ही होती है ना, तो यहाँ पर सजा कहीं दूसरा नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। उसे मृत्युदंड दिया गया है ना, तो इस प्रकार से अगर होता तो यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर मृत्युदंड की सजा, सजा और मृत्युदंड एक ही होते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाए उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो 25 का आंसर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो बताइए इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए सबसे बढ़िया बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, आप बताएं आपकी समस्या क्या है। दूसरा है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं।
और तीसरा है उसने खाना खाया और सो गया। चौथा है परिश्रम करके सफलता प्राप्त को। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खाना खाया और सो गया। जहाँ पर संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु आदि शब्द यहाँ पर आ जाए वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके, यहाँ पर की आदि वगैरह आते हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ये साधारण सी ट्रिक है, फिलहाल इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादातर सही होने के चांस हो जाते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां, सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार एवं परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो वर्ण जब मिलते हैं उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संधि, क्योंकि इसी में दो वर्ण मिलते हैं उसमें जब विकार उत्पन्न होता है इसी की हम संधि कहते हैं। समास दो शब्दों को संक्षेप रूप समास हो जाएगा। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर ए संधि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए यहाँ पर क्या हो जाए। तो जिसे जीता ना जा सके तो उसमें क्या हो जाएगा, अजय, अज्ञेय, अपराजय या दुर्जय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय, क्योंकि जिसे जीता ही ना जा सके उसे अजय कहते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला और इस आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। गौशाला में कौन सा समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर गौशाला हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गौ के लिए शाला, है ना, गौ के लिए शाला। जहाँ जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, तो द्विगु समास होते हैं जिसमें संख्यावाची शब्द आते हैं, वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए चौराहा, पंचपात्र, पंचवटी, है ना, इस प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली 4 क्लासेस की प्रैक्टिस मिलेगी, हिंदी, जीके, रीजनिंग, यूपी जीके और जनरल नॉलेज। तो सभी की यहाँ पर चारों क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से जुड़िए, थोड़ा और सपोर्ट करिएगा जिससे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हों। तो उस क्राइटेरिया को पूर्ण के बाद हम आपसे लाइव डिस्कस कर सकें, कमेंट को रीड कर सकें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।